हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी CUET 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको CUET 2023 के जनरल टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व करने को मिलेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, पार्ट 2 जो है आज उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आपको पता ही है जनरल टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं अब तक वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स यानी जीके के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के यानी CUET 2023 के। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और अगर आपको एजेस के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो आपको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहता है हमारे पास कि रोहित इज एज मच यंगर देन अरुण एज ही इज ओल्डर देन नीना। पहले इस लैंग्वेज को समझते हैं। रोहित इज एज मच यंगर देन अरुण, यानी कि एक आदमी है अरुण और एक आदमी है रोहित। तो रोहित जो है अरुण से उतना छोटा है। रोहित इज एज मच यंगर देन अरुण एज ही इज ओल्डर देन नीना। यानी कि तीन लोग हैं, अरुण, रोहित एंड नीना। रोहित जो है वो अरुण से उतना छोटा है जितना वो नीना से बड़ा है। यानी कि इन दोनों की एज का डिफरेंस और इन दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो सेम है। यानी कि मैं मान लेता हूं जो रोहित है और अरुण है उसमें x का डिफरेंस है और इन दोनों में भी x का डिफरेंस है। यानी कि अगर नीना की एज में मैं x ऐड कर दूं तो रोहित की एज आ जाएगी, और रोहित की एज में x ऐड कर दूं तो मेरे पास अरुण की एज आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है मेरे पास इस लैंग्वेज का, इस सेंटेंस का मतलब ये है। नाउ सेकंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ अरुण एंड नीना इज 110 ईयर्स। यानी कि मेरे पास अरुण और नीना की जो एज है उन दोनों की एज का जो सम आ रहा है वो 110 ईयर्स आ रहा है। हमें निकालना है फाइंड द एज ऑफ रोहित। मुझे रोहित की एज निकालनी है। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन जो बन रही है उसमें रोहित की एज निकालनी है और पैरामीटर मेरे पास जो है वो x है। यानी x मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन करने के लिए। अब मैं अगर अरुण की एज को रोहित की एज के टर्म्स में डाल दूं और नीना की एज को भी रोहित की एज की टर्म्स में ला दूं तो मेरा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अरुण की एज को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? अरुण की एज जो होगी मेरे पास रोहित की एज प्लस x ईयर्स होगी। सिमिलरली मेरे पास जो नीना की एज होगी वो रोहित की एज माइनस x ईयर्स होगी। तो नीना की एज हो जाएगी मेरे पास रोहित की एज माइनस x ईयर्स। यानी अरुण की एज हो गई है मेरे पास रोहित की एज प्लस x ईयर्स और नीना की एज हो गई है रोहित की एज माइनस x ईयर, और इन दोनों का जो सम है वो मेरे पास 110 ईयर्स आ रहा है। तो यहां से मेरे पास सॉल्व करूंगा तो x कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स रोहित की एज इज इक्वल टू 110, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 110 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 55। इसका मतलब रोहित की जो एज आ रही है वो आ रही है मेरे पास 55 ईयर्स। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन 55 है, यानी कि रोहित की जो एज हो जाएगी वो 55 ईयर्स हो जाएगी। बहुत ही इजी सवाल एजेस का, अगर आप लैंग्वेज समझ सकते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, वी हैव टू फाइंड x% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ व्हाट। यानी कि x% ऑफ x, तो मेरे को पता है x% ऑफ x, जिनको बेसिक का परसेंटेज भी पता है वो भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x% ऑफ x यानी कि x% को क्या लिख सकता हूं मैं? x बाय 100, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100। x% ऑफ x इज इक्वल टू, इट इज सेम एज 20% यानी कि 20/100 ऑफ वॉट। मुझे पता है वॉट क्या है तो मैं इसको y मान लेता हूं। मुझे इस केस में y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है मेरे पास x% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ y। यहाँ पे 100 से 100 सॉल्व हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा y की वैल्यू x²/20। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है और मुझे यही निकालनी है। y की वैल्यू क्या है? x²/20। तो x²/20 देखता हूं मेरे पास सी ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको बेसिक से परसेंटेज पता है परसेंटेज क्या होता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो टाइम एंड वर्क से है, यानी P कुछ काम करता है, Q कुछ काम कर रहा है, इस तरह क्वेश्चन है। एक बार रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, P and Q each working alone can do a work in 10 days and 15 days respectively। यानी P कोई काम अकेला करता है तो वो कर सकता है मेरे पास 10 डेज में।
सिमिलरली अगर वही काम मेरे पास Q अकेला करता है तो वो कर सकता है मेरे पास 15 डेज में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, P कोई काम अकेला 10 दिन में कर सकता है, Q कोई काम अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो मैं मान लेता हूं टोटल काम मेरे पास 30 यूनिट्स का है, यानी 30 यूनिट्स मुझे मैन्युफैक्चर करनी है। इसके हिसाब से अगर P 10 दिन में 30 यूनिट कर सकता है, इफ P कैन प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर 10 डेज में 30 यूनिट्स, इट मींस ही कैन मैन्युफैक्चर 3 यूनिट्स इन अ डे। सिमिलरली Q जो है वो एक दिन में करेगा 30 यूनिट्स इन 15 डेज। Q कैन प्रिपेयर 30 यूनिट्स इन 15 डेज, इट मींस P कैन प्रिपेयर 30 डिवाइड बाय 15, इट मींस वन डे इट कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स इन वन डे, 30 डिवाइडेड बाय 15। ओके, नेक्स्ट, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट Q लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, यानी कि उन दोनों ने साथ में काम किया। They started the work together, यानी P plus Q started the work together, but Q left after some time. Q ने इस पीरियड में, मतलब पहले पार्ट में P और Q ने साथ में काम किया है, then Q left after some time and P finished the remaining work in 5 days. तो सेकेंड पार्ट में P ने अकेले ने काम किया है और वो काम किया है मेरे पास 5 डेज तक। सिंपल सा क्वेश्चन है, P और Q ने काम करना शुरू किया, फिर Q ने काम छोड़ दिया, तो P ने जो बचा हुआ काम है वो 5 डेज में कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड Q लीव, यानी कि कितने दिनों तक P और Q ने मिलकर काम किया या Q ने कितने दिन बाद जो है वो काम छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं P एक दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ P एक दिन में 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। P कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स इन ए डे। नाउ P जो है मेरे पास 5 दिन काम करता है। भाई P प्लस Q ने पहले काम किया है, लेकिन P ने अकेले कितने दिन काम किया है, P ने अकेले 5 दिन काम किया है। अब P एक दिन में अगर 3 यूनिट कंप्लीट कर सकता है, इसका मतलब P 5 दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर दी इसने, 15 यूनिट। नाउ P हैज कंप्लीटेड 15 यूनिट्स इन 5 डेज। टोटल यूनिट्स है मेरे पास 30 में से 15 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 15 यूनिट जो है वो इस पार्ट में कंप्लीट होंगी। अब 15 यूनिट इस पार्ट में कंप्लीट होंगी, फर्स्ट पार्ट में, जब P और Q दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब 15 यूनिट अगर इस पार्ट में कंप्लीट होंगी, अब मैं देखता हूं P जो है एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है और Q जो है एक दिन में वो 2 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। ये एक दिन में 3 कर सकता है, ये एक दिन में 2 कर सकता है, दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं तो, और यहाँ पे मेरे को 15 यूनिट कंप्लीट करनी है अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 यूनिट कंप्लीट करनी है, दोनों मिलके 5 यूनिट कंप्लीट करते हैं एक दिन में। इसका मतलब 3 डेज में जो है ये 15 यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब जब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो ये 3 डेज तक काम करेंगे ताकि 15 यूनिट हो जाएंगी, और 5 डेज तक P अकेला काम करेगा 15 यूनिट्स के लिए, 30 यूनिट्स मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड Q लीव, ऑब्वियसली 3 डेज। 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है, उसके बाद P ने अकेले ने काम किया है। बहुत ही इजी सवाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 डेज, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। अगर आपको एवरेज स्पीड पता है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप एवरेज स्पीड नहीं पता है तो भी आपको सिर्फ सिंपल सी बात पता होना चाहिए कि आपकी जो डिस्टेंस होती है, जो आपकी टोटल डिस्टेंस होती है, वो आपके पास टोटल आपकी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल होती है। आपकी स्कूटी या बाइक या कार में भी स्पीडोमीटर रहता है, इसमें आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं स्पीड इनटू टाइम से। बस ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होती है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आवर में है, और स्पीड डिस्टेंस जो निकल के आएगी वह भी किलोमीटर में आएगी। इंडियन जो सिस्टम है उसमें हम किलोमीटर पर आवर में यूज करते हैं स्पीड, और जो यूएस वगैरह में है यहाँ पे माइल्स में यूज होती है, तो माइल्स पर आवर में आपकी स्पीड निकल के आएगी। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम। राम कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and second half at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर्स। यानी कि वो जो जर्नी है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, 2 इक्वल पार्ट में। यानी पहली जर्नी की डिस्टेंस भी मैं d मान लेता हूं और सेकंड पार्ट की डिस्टेंस भी मैं d मान लेता हूं। इट मींस राम कंप्लीट्स जर्नी इन 10 आवर्स, यानी कि पहले ये पार्ट कंप्लीट करेगा, फिर ये काम कंप्लीट करेगा, और दोनों पार्ट कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो 10 आवर्स है।
ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका टाइम अगर मैं t1 मान लेता हूं और इसका टाइम अगर मैं t2 मान लेता हूं, इस पार्ट की स्पीड में s1 मान लेता हूं जो कि मुझे गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। कितने गिवन है यहाँ पे? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मुझे स्पीड 2 कितने गिवन है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड गिवन है मुझे, 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। इस पार्ट में पार्ट t1 लग रहा है, इस पार्ट में जो है मुझे टाइम t2 लग रहा है। ये जो मेरे पास डिस्टेंस है वो d है, ये जो डिस्टेंस है वो d है मेरे पास। नाउ अब मुझे निकालना है इस तरह अगर वो ट्रेवल करता है और टाइम जो टोटल है, यानी कि मेरे पास t1 प्लस t2 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 10 आवर्स आनी चाहिए। ये वैल्यू मेरे पास 10 आवर्स आनी चाहिए। तो आपको निकालना है फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे t1 क्या हो जाएगा मेरे पास? भाई टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास यहाँ पे d, स्पीड की वैल्यू कितनी है 20, प्लस सेकेंड पार्ट की बात करें, t2 की बात करें तो t2 विल बी इक्वल टू d अपॉन s2, d अपॉन s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ये मेरे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 आवर्स। यहाँ पे मुझे 10 आवर्स गिवन है, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। डिनोमीटर यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, 100 हो गया। 100 होने के बाद ये कितना 5d और 4d, यानी कि 5d प्लस 4d डिवाइड बाई 100, ये कितना हो गया 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 9d इज इक्वल टू 1000, 9d इज इक्वल टू 1000 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई 1000 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना हो जाएगा 111.11, यानी d की वैल्यू आई है 111.11। ठीक है, तो ऑब्वियसली d की वैल्यू हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और करेक्ट आंसर हम इसको मार्क कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलती क्या करेंगे आप लोग, जैसे ही d की वैल्यू आएगी क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें डिस्टेंस निकालना है, टोटल जर्नी की डिस्टेंस निकालनी है, d की वैल्यू आ गई मार्क कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, और ऐसे हम अगेटी क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है ये d प्लस d है, यानी कि मेरे पास 2d की टोटल डिस्टेंस है और वैल्यू किसकी आई है d की, यानी आधी डिस्टेंस आई है। तो हमें इसका डबल करना पड़ेगा, जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 2d होगी, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास टोटल डिस्टेंस आएगी और 2d की वैल्यू कितनी आएगी 222.22। तो करेक्ट आंसर मेरे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक है, ये सिली एरर है, हम लोग कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस d प्लस d होगी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं, मतलब गलती नहीं करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस d/2 और d/2 भी मान सकते हैं, जिससे आंसर जो आएगा वो d में आएगा। उस हिसाब से आपकी d/2 प्लस d/2 टोटल डिस्टेंस d हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ताकि लास्ट में एरर ना हो। अदरवाइज ये ध्यान रख सकते हैं कि मेरे पास अगर मैं d और d ही डिस्टेंस अगर मानूं तो लास्ट में जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो 2d आएगी, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Excluding stoppages, the speed of train is 120 km per hour and including stoppages, it is 100 km per hour. For how many minutes does the train stop per hour? पहले क्वेश्चन समझते हैं। काफी लोगों को ये क्वेश्चन समझने में भी थोड़ी मुश्किल होगी। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद हम इसमें सॉल्व करेंगे। कुछ आपने देखी होंगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में सपोज नॉन स्टॉप ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, नॉन स्टॉप कोई भी स्टेशन पे रुक नहीं रही है, तो ऑब्वियसली जो उसको टाइम लगेगा वो कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो उसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो ज्यादा आएगी। लेकिन अगर उसमें स्टेशंस बहुत ज्यादा हैं और वो रुक रुक के चल रही है, इसका मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कम हो जाएगी और टाइम जो है वो ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर हम स्टॉप पे रुकती नहीं है वो ट्रेन, अगर स्टॉप पे रुकती नहीं है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली जब स्टॉप को आप इंक्लूड कर देंगे, यानी स्टॉप पे रुकने लग जाएगी, वो स्टेशन पे रुकने लग जाएगी, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर, यानी कि जो टोटल जर्नी है ट्रेन की, उस ट्रेन की जर्नी में पर आवर उसको कितने मिनट का स्टॉप लगता है। भाई सपोज 10 घंटे की जर्नी है तो पर आवर जो है कितने मिनट का स्टॉप लगा, 20 घंटे की जर्नी है तो पर आवर कितने मिनट का स्टॉप लगा, वो हमको निकालना है। तो सिंपल सा तरीका ऐसे करने का, एक बार दोबारा सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। यहाँ पे
द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपेज इज 1। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे जो है वो जो स्पीड गिवन है उनका एलसीएम मान लो, हालांकि फॉर्मूले से भी कर सकते हैं पर पहले एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 100 है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 600। मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास 600 किलोमीटर से, वो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो पहले केस में मेरे पास टाइम कितना लगेगा, टाइम अगर 600 की डिस्टेंस है और 120 की स्पीड है मेरे पास, तो टाइम लगेगा मेरे पास 5 आवर्स। T2 यानी कि दूसरे टाइम में टाइम कितना लगेगा, ऑब्वियसली जब स्टॉपेजेस इंक्लूड कर दी हमने तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। वो कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आवर, यानी टाइम 1 हो गया मेरे पास 5 घंटे, टाइम 2 हो गया मेरे पास 6 घंटे। यानी कि अगर स्टॉपेज के साथ जाते हैं तो मेरे को 6 घंटे लगते हैं, और स्टॉपेज के साथ नहीं जाते हैं तो मेरे को 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि अगर वो स्टॉपेज के साथ जा रहा है तो पर आवर में कितने मिनट का स्टॉप उसको लग रहा है। तो ऑब्वियसली पहले 5 घंटे लग रहे हैं, फिर 6 घंटे लग रहे हैं। डिफरेंस जो उसको रुकना पड़ा वो कितने टाइम के लिए रुकना पड़ा, 1 घंटे के लिए। भाई नॉन स्टॉप ट्रेन जा रही है, कहीं रुकी नहीं है, तो 5 घंटे के लिए चलती रही वो। टाइम 2 जो है वो 6 घंटे लग रहा है, इसका मतलब 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। अगर उसकी स्पीड सेम ही है, यानी कि अगर वो चलती है तो उसी स्पीड चलती है, तो वो 6 घंटे में पहुंचती है, इसका मतलब उसको स्टेशन पे टाइम कितना लगा, 1 घंटे का। तो वो स्टॉपेज का टाइम कितना हो गया, 1 घंटे का। ना स्टॉपेज का टाइम हो गया 1 घंटे का। अब मुझे निकालना है पर आवर, यानी कि जब वो 1 घंटा डिले होती है, जब वो 1 घंटा डिले होती है तो टोटल जर्नी का टाइम कितना है, 6 आवर्स का। ठीक है ना, यानी कि आप समझो कि कोई ट्रेन 6 घंटे का टाइम ले रही है किसी जर्नी को पहुंचने में, और 1 घंटे का स्टॉपेज टाइम लग रही है। तो 6 घंटे में से टाइम कितना लग रहा है उसको, 1 घंटा स्टॉपेज टाइम। 6 घंटे में से स्टॉपेज टाइम लग रहा है 1 घंटा, यानी कि तो 1 घंटे में कितना लगेगा भाई, 6 आवर्स में 1 आवर। 6 आवर्स में टाइम लग रहा है उसको 1 आवर स्टॉपेज का। 6 आवर में टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर का। ठीक है, 6 आवर्स में लग रहा है 1 आवर का, तो 1 घंटे में कितना लगेगा, 1/6 आवर्स का। 1 घंटे में कितना लगेगा, 1/6 आवर्स का, इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 10 आंसर आ जाएगा। मेरे पास 10 मिनट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझिए, कोई आपने जर्नी करी, टोटल टाइम 6 घंटे लगा, लेकिन स्टॉप अगर एक घंटे के लिए रुके आप, तो 6 घंटे में आप 1 घंटे का स्टॉप, तो 1 घंटे में कितने घंटे का स्टॉप, यानी 1 घंटे में 1/6 आवर्स का स्टॉप। 1 घंटे में 1/6 आवर्स का स्टॉप, और कन्वर्ट कर दिया इसको 10 से मल्टीप्लाई करके मिनट में, तो 1/6 इंटू 10 यानी कि 10 मिनट्स का स्टॉप हो जाए। यानी कि हाउ मेनी मिनट्स ट्रेन द स्टॉप पर आवर, तो पर आवर द ट्रेन स्टॉप फॉर 10 मिनट्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, क्योंकि आप 10th तक ये वाली चीजें पढ़ते हैं, 10th के बाद जनरल टेस्ट इतना नहीं आता है, तो आप ये पढ़ते नहीं है। एक बार आपको चीजें पढ़ेंगे रिकॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दी सीरीज। तो जब भी ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम एक ही चीज करते हैं, इसमें दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकाल के हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा 23 एंड 31, द डिफरेंस इज ऑफ 8, हियर द डिफरेंस इज ऑफ 10, हियर द डिफरेंस इज ऑफ 6, here the difference is of 12. So I cannot find any relation, how the relation is going on. पर अगर मान लो ये लॉजिक में नहीं लगाता, क्योंकि मुझे कोई डेफिनेट रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं दोबारा देखता हूं इसको, तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये सब ऑड नंबर्स हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। दूसरी चीज समझ में आती है ऑड नंबर्स हैं और साथ में ये प्राइम नंबर्स भी हैं, ये साथ में प्राइम नंबर्स भी हैं। तो मैं एक बार 23 से 29 तक सारे प्राइम नंबर्स लिखता हूं। तो मैंने लिखा 23, उसके बाद प्राइम नंबर आता है मेरे पास 29, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 31। ठीक है ना, यहाँ पे 29 देन 31, 31 के बाद मेरे पास जो प्राइम नंबर आता है वो आता है मेरे पास 37, 37 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो है 41, 41 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 43, फिर आएगा 47, फिर आएगा 53, फिर आएगा 59। यानी कि 23 से 59 तक मैंने सारे प्राइम नंबर लिख दिए। तो मैंने देखा 23 और 31 जो नंबर सीरीज में गिवन है उनके बीच में एक प्राइम नंबर आ गया।
फिर 31 और 41 जो दो नंबर सीरीज में गिवन है उनके बीच में जो प्राइम नंबर है वो 37 आ गया। सिमिलरली इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर है 43 आ गया। सिमिलरली इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर 53 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ इसके बाद में एक नंबर छोड़ूंगा और फिर अगला जो नंबर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डेलिबरेटली मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि आप अलग अलग लेवल पे सोचें कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 59 के बाद एक प्राइम नंबर आएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, अगला जो नंबर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 59 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 61। 61 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो हो जाएगा 67। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 61 को छोड़ दिया तो नेक्स्ट नंबर आया 67। इसका मतलब इस सीक्वेंस में जो अगला नंबर आएगा वो 67 होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज विल बी 67। एक प्राइम नंबर है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर छोड़ना है, फिर एक लेना है, फिर छोड़ना है, फिर यानी दो प्राइम नंबर के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको, अगर मैं 1 to 50 की बात करूं, अगर आपको याद है, नहीं तो आप देख लेना पुराना वाला वीडियो पार्ट 1। 1 to 50 के बीच में मेरे पास 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। सिमिलरली 51 to 100 के बीच में मेरे पास 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 15 to 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 to 100 के बीच में मेरे पास 25 प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो आपको पास होमवर्क जरूर करना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए 1 to 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। यू हैव टू राइट देम। आपको ये चेक करना है कि देयर शुड बी 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे 101 से 200 तक के बीच में तो यू विल फाइंड देयर आर 21 प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। 101 एंड 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं A से 200 के बीच में कितने हो गए, 25 तो यहां हो गए और 21 यहां हो गए, यानी कि 25 + 21 इज इक्वल टू 46 प्राइम नंबर 1 से 200 के बीच में आने चाहिए। आप ये लिख के टाइम कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question of 4 words have been given out of which there are alike in some way, मतलब कि odd man out वाला क्वेश्चन हो गया कि 3 एक तरह के हैं और चौथा जो है अलग है। मून, मार्स, मरकरी एंड वीनस। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मार्स एक प्लेनेट है, मरकरी प्लेनेट है, वीनस एक प्लेनेट है, मून जो है वो प्लेनेट नहीं है। तो मून विल बी दी करेक्ट आंसर। तो मून जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपी इज टू पेन इज सिमिलर टू बॉल इज टू वॉट। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कलर, पेंट, ब्रश और क्लॉक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कॉपी में हम पेन से लिखते हैं, कॉपी में हम पेन से लिखते हैं। तो बॉल पे हम क्या यूज करेंगे, ब्रश। ठीक है ना भाई, पेन से हम कॉपी में लिखते हैं तो वॉल पे किससे हम मतलब यूज करेंगे टाइप में, मतलब कुछ ना कुछ जैसे लिखने पड़े, कौन सा पुताई बताएगा। यहाँ पे देखते हैं ब्रश का हम यूज करते हैं। ब्रश इज यूज टू नो पेंट दी वॉल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रश। कंप्लीट दी फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे मेरे पास एक सीरीज गिवन है और यहाँ पे मुझे उसका नेक्स्ट जो है वो नंबर बताना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 1 4 8 9 27। तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है। राइट। पहला जो है 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो जो नेक्स्ट का आएगा वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर विल बी 16। तो 16 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके सीयूटी में, आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, जॉन सेड हर मदर इज ओनली द डॉटर ऑफ ओनली माई मदर इन लॉ, हाउ इज जॉन रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। वैसे तो इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है सॉल्व करने का, हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी बनाते हैं, एक सिंबल्स बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। लेकिन जनरली जब तक आपने चीजें सीखी नहीं होती तो आप कैसे करते हैं, पर्टिकुलर केस लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं ये मैं हूँ, फिर उसकी मदर ये हो गई, हम फैमिली का रिलेशन बना लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ईजी, आप वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन जनरली जो आपके सिंबल्स होते हैं उनसे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूं देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल जॉन सेड हर मदर। ठीक है ना। तो मान लिया मैंने ये गर्ल है,
ठीक है ना। गर्ल को मैं सर्कल से रोटेट करूंगा और मतलब मेल को, फीमेल को मैं सर्कल से और मेल को मैं ऐसे एक बॉक्स में डिनोट करूंगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल जॉन सेड हर मदर, यानी कोई लड़की है जिसके बारे में जॉन बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हर मदर, हर मदर। तो ये मैंने जनरेशन के लिए ले लिया, एरो जो है वो नीचे वाली जनरेशन हो गई, हर मदर। अब मदर भी फीमेल है तो मैंने ये ले लिया, यानी कि इसकी बेटी ये है और इसके बारे में जो है वो जॉन बात कर रहा है। तो जॉन कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग दैट गर्ल शी सेड, ही सेड हर मदर, हर मदर यानी कि इसकी मदर ये है, हर मदर इज द ओनली डॉटर, हर मदर यानी दिस लेडी इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, यानी दिस लेडी इज द मदर, इज द मदर यानी ये जो मदर है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है ना, ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, सॉरी शी इज द ओनली डॉटर, यानी ये जो लेडी है वो इसकी डॉटर है, ओनली डॉटर है, एंड ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, यानी कि ये जो लेडी है वो जॉन की मदर इन लॉ है, ठीक है। तो जॉन मेल के लिए हमने ऐसे नोट कर लिया, और ये जो लेडी है ये जॉन की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ यानी कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, पति पत्नी के लिए हमने ये वाला साइन ले लिया। दोबारा समझते हैं, जॉन जो है वो इस लेडी को देख के बोलता है कि दिस लेडी यानी दिस गर्ल की जो मदर है, हर मदर, इस गर्ल के लिए बोलता है हर मदर इज द ओनली डॉटर, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, क्योंकि अगर ये ओनली डॉटर है तो इसका मतलब इसके और कोई बेटी तो हो ही नहीं सकती है जिसकी इसकी शादी हुई हो। भाई मदर, ये जो है ये इसकी मदर इन लॉ कब बनेगी, ये जो लेडी है ये इस जॉन की, भैया तो जॉन हो गया ना, ये जो जॉन है इसकी मदर इन लॉ कब बनेगी, तो ये लेडी जॉन की मदर इन लॉ तब बनेगी जब जॉन की शादी हुई हो एक लड़की से और वो उसकी मदर हो। अब सपोज जॉन की शादी किसी और लड़की से हो जाती है तो ये ओनली डॉटर नहीं रहेगी, भैया ओनली डॉटर है ना, इसका मतलब जॉन की शादी इसी से हुई है और ये इसकी बेटी है, आपको इसका और इसका रिलेशन निकालना है। अब ऑब्वियसली इन दोनों की शादी हुई है, ये जो है वो इसकी बेटी है, यानी कि ये जो लेडी है वो इसकी माँ है और माँ का जो हस्बैंड है वो पिता हो गया यानी फादर हो गया, ठीक है ना। तो इस लड़की से ऐसा क्या रिलेशन हो गया, ही इज द फादर, ठीक है ना। तो ये जो जॉन है वो उस लड़की का फादर है। तो हाउ इज जॉन रिलेटेड टू दैट गर्ल, जॉन रिलेटेड टू दैट गर्ल, यानी जॉन उस लड़की का क्या लगता है, तो जॉन इज द फादर ऑफ दैट गर्ल। तो इस तरह से क्वेश्चन का आप डिफाइन करेंगे तो आपको एक ही फैमिली ट्री बना के समझ में आ जाएगा कि वो रिलेशन क्या लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा पजल नहीं है, वरना पजल आते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी जनरल नॉलेज, हु इज द सीईओ ऑफ फेसबुक। ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता ही है फेसबुक के बारे में। फेसबुक जो है इसके जो सीईओ इज करंटली मार्क जुकरबर्ग, और कुछ चीजें और भी देख लेते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक वॉज स्टार्टेड इन 2004 एंड फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है वो है मीटा, या वो पता ही होगा, मीटा इज दी पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, और इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, यूएस में जो है कैलिफोर्निया, वहां पे इनका जो है हेड ऑफिस लोकेटेड है। अब तो जैसे फेसबुक की जो आपने पता होगा इंस्टाग्राम, जो ये मीटा कंपनी के अंदर इंस्टाग्राम भी आता है, आपका व्हाट्सएप भी आता है, व्हाट्सएप भी मीटा के अंदर में ही है, इंस्टाग्राम भी मीटा के अंदर में ही है, और फेसबुक की पेरेंट कंपनी तो मीटा है, यानी मीटा की पेरेंट कंपनी में ये सब चीजें आती हैं। स्टार्टेड बाय मार्क जुकरबर्ग, ये फाउंडर भी है, सीईओ भी है, एंड जिसका हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में, स्टार्टेड इन 2004। बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। बाकी तो आप आजकल फेसबुक कम यूज करते होंगे और आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, वही ज्यादा यूज करते हैं। फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट द पद्म भूषण इज, यानी पद्म भूषण जो है वो कौन से क्रिकेटर को सबसे पहली बार मिला था। तो पहले कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। पद्म भूषण, देखिए जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है,
ठीक है ना। और ये मतलब एक्सीलेंट सर्विस के लिए, एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए मिलता है, मतलब ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर केस में बहुत कम लोगों को भारत रत्न मिलता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। तो एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए मिलना चाहिए। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। नेक्स्ट, क्या भारत रत्न भारत के बाहर ही किसी लोगों को मिल सकता है, यानी इंडिया में कोई बॉन्ड नहीं है तो उसको मिल सकता है? हाँ, अब तक 3 केसेस ऐसे हुए हैं जहां भारत रत्न मिला है। ये मदर टेरेसा को मिला हुआ है, ये अब्दुल गफ्फार खान को मिला हुआ है, और ये नेल्सन मंडेला को। 3 लोगों को मिला हुआ है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, ठीक है। तो भारत रत्न की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पद्म अवार्ड्स की, ठीक है। तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब करते हैं पद्म अवार्ड्स की बात, ठीक है। पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। सबसे नंबर वाली जो होती है पद्म विभूषण, ठीक है। इससे नीचे वाली पद्म भूषण, ठीक है, और उससे नीचे पद्म श्री, ठीक है ना। पद्म विभूषण, आपने किसी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड और हाईएस्ट सर्विस का काम किया है तो आपको विभूषण मिलेगा, पद्म विभूषण। उसके अलावा उससे नीचे अगर थोड़ी सर्विस की हुई है तो पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड मिलेगा। यानी कि आपके भारत रत्न वाले जो लोग हैं और पद्म विभूषण वाले जो लोग हैं वो आपको पद्म विभूषण और पद्मश्री के लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन होंगे। मतलब जो कमेटी डिसाइड होती है, जो डिसाइड करती है किसको भारत रत्न मिलना चाहिए, विभूषण मिलना चाहिए, इसके जो है हेड एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। वो कमेटी मिलकर डिसाइड करती है किस किसको मिलेगा। मतलब स्टेट के लोगों से इसका नॉमिनेशन होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के लोगों से मिलकर इसका नॉमिनेशन होता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि पद्म भूषण मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा। पद्म जो अवार्ड होते हैं, ये पद्म कैटेगरी के जो अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये रिपब्लिक डे की इवनिंग को दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरी के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फर्स्ट क्रिकेटर थे जिनको सबसे पहले पद्म भूषण प्रोवाइड किया था। पद्म भूषण मतलब ये वाला अवार्ड, और इसका आंसर है सीके नायडू, एंड इट वाज अवार्डेड इज 1956 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी किस किस को मिला है हर बार तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि कितने लोगों को मिला है। स्पेशली भारत रत्न तो आप फिर भी याद रख सकते हैं, लेकिन पद्म अवार्ड्स के इतने सारे लोगों को मिलता है, ये जनरली मैक्सिमम तीनों को मिला के आप 120 लोगों को ये अवार्ड्स दे सकते हैं। तो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आई कैन से दैट आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए याद रखना बहुत मुश्किल था कि पहली बार किस क्रिकेटर को मिला होगा, वेरी डिफिकल्ट, पर ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इन विच स्टेट प्रोजेक्ट बैंक सखी इज लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, मतलब जो बैंक सखी का प्रोजेक्ट है वो लॉन्च तो किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, लेकिन ये लॉन्च किया था कौन से स्टेट में? तो बैंक सखी क्या है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था उड़ीसा में एज ए पायलट प्रोजेक्ट। और उन्होंने क्या किया था कि जो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो जब बैंक का चालान भरते हैं या बैंक के नोट काउंट करते हैं तो चालान में लिखना पड़ता है कि डिनोमिनेशन कौन कौन से हैं, 200, 100, 20, 10, तो वो बहुत डिफिकल्टी फेस करते थे। तो सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ मैं, हालांकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, कि उन्होंने गांव के फीमेल मेंबर्स को जो थोड़े पढ़े लिखे थे उनको अपॉइंट किया बैंक में, खाली जो उनको असिस्ट करने के लिए, जो बहुत ही रूरल यानी बहुत ही इलिटरेट काइंड के लोग हैं, जब वो बैंक में पैसा जमा कराने आते हैं तो उनको चालान भरने में बहुत दिक्कत होती है, रिसीट भरने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने बैंक सखी को अपॉइंट किया था बहुत ही नॉमिनल सैलरी में, ताकि उनको एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट भी कहा जाएगा, उनको सैलरी भी मिलेगी और जो असिस्ट भी कर पाएंगे, जो एकदम जो चालान भरने में बहुत दिक्कत फेस होती है उनको, तो उनकी हेल्प के लिए बैंक सखी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड इनिशियली इन द फर्स्ट फेज इट वाज लॉन्च्ड द ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज ऑथर्ड द बुक अर्थ स्पिनर? ठीक है, तो ये काफी सारे अर्थ स्पिनर की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर बुक है ये। इट वाज रिटन बाय अनुराधा रॉय, ठीक है ना। तो अनुराधा रॉय की एक और पॉपुलर बुक हुई है, दैट इज स्लीप ऑन जुपिटर, स्लीप ऑन जुपिटर, ठीक है ना। ये बहुत एक पॉपुलर बुक है। इन्होंने काफी सारी बुक लिखी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑथर ने एक ही बुक लिखी है, इन्होंने भी काफी सारी बुक लिखी है। लेकिन इसके अलावा जो एक पॉपुलर बुक हुई है अर्थ स्पिनर के अलावा एक पॉपुलर बुक हुई है, वो आपके पास अर्थ स्लीप ऑन जुपिटर है। इसके अलावा रघु कर्नाड ने भी काफी सारी बुक्स लिखी हैं, वीएस नायपॉल ने भी लिखी हैं, और अरुंधति रॉय ने भी काफी सारी बुक लिखी हैं। लेकिन अरुंधति की एक फेमस बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति राय की पहली बुक थी और इस बुक को, जो पहली बुक थी, उनको मतलब मैन बुकर प्राइज, ये पहली बुक थी और उनको ना था मैन बुकर्स प्राइज, उनको मिला था 1997 में इस बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है ना, तो अरुंधति राय की पहली बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनको मैन बुकर्स प्राइज मिला था 1997 में। बाकी उन्होंने काफी सारी बुक लिखी हैं, तो सारी बुक को याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, हम कुछ पॉपुलर और फेमस बुक्स को ही याद रख सकते हैं। Who has won the gold medal in P1's man 10 meter air pistol final at this? तो ये भी मैं मानता हूँ कि एक CUET में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। करेक्ट आंसर इज मनीष नरवाल। बहुत मुश्किल है, इतने सारे ओलंपिक प्राइज में कौन जीतता है, वो भी 2020 का पूछा गया है। आपको पता ही होगा ओलंपिक जो होते हैं वो साल में 4 बार होते हैं। ये जैसे पैरालंपिक्स है, यानी कि जो मतलब कहेंगे एक तरह से दिव्यांग मानते हैं हम उनको, उनके लिए जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो फिजिकली फिट होते हैं उनके लिए समर ओलंपिक्स होता है, वो हर 4 साल में होता है। तो 2020 में समर जो ओलंपिक हुआ था, उसके बाद जो 2024 का जो होगा, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है समर ओलंपिक, वो होने वाला है आपका पेरिस में। ठीक है ना, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है ना, और इसके बाद जो 2028 का होने वाला है, 28 का जो ओलंपिक होने वाला है, वो आपका होने वाला है, क्योंकि हर 4 साल में होते हैं। ये होने वाला है आपका लॉस एंजलिस में। ठीक है ना, तो मतलब ये यूएसए में है। ठीक है ना, तो इस तरह ये 2028 तक के डिसाइडेड है कि कहाँ पे ओलंपिक्स होने वाले हैं। जो पैरालंपिक्स होते हैं वो भी 4 साल में ही होते हैं आपके, और वो भी समर ओलंपिक्स की तरह ही होते हैं। बट इसको याद करना मुश्किल है, ऑब्वियसली हम याद नहीं रख सकते इतने सारे ओलंपिक के विनर कौन कौन है, वो भी किस इवेंट में उन्होंने जीता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पर मैं कहूँगा जो लोग CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट करंट अफेयर्स डेली याद रखने चाहिए। सारे आप याद नहीं रख सकते हैं, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर था मनीष नरवाल। चलिए, तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पे, और मेरा मानना है काफ़ी आपको हेल्प मिली है इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन है वो GT में पूछे गए हैं। अब तक CUET 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, पर चेंजेस करे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में बदलाव होने वाले हैं। CUET PG का नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें देखा गया है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट जो ऑप्ट कर सकते थे पहले वो 20 थे, अब उनको रिड्यूस करके 6 कर दिया गया है। सिमिलरली जो है CUET UG का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, और उसमें भी जो मैक्सिमम सब्जेक्ट 2023 में वो 10 थे, वो भी रिड्यूस होके 6 तक ही रहने वाले हैं, उससे ज़्यादा करना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अगर जनरल टेस्ट को भी एक सब्जेक्ट की तरह ही चूज किया जाएगा, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एग्जाम प्रॉपर वे में कंडक्ट किया जा सकेगा और स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आएंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, वो भी काफ़ी ईजी हो जाएगा और स्टूडेंट को सेम लेवल पे जज किया जा सकेगा। देखते हैं CUET ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या क्या चेंजेस लेके आने वाली है। हमको तैयारी तो फ्यूचरली करनी ही है, हमें एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, और हमारे पास जो है जनरल नॉलेज आती है। CUET में ही है डोमेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आपका IP हो जाता है, क्रास्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस है, या और भी कोई यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नरसिंह मंजी है, तो उसमें सिर्फ एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है। जो एग्जाम होता है आपका एप्टीट्यूड बेसिस का ही होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर कंप्यूटर बेस्ड, तो आप मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन के लिए एप्टीट्यूड बहुत अच्छा जरूरी है। सिर्फ DU के भरोसे रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता है, बहुत लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो सभी एस्पेक्ट से आपको प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम भी डेट्स आ गई है, उसकी प्रिपरेशन में भी आप लगे होंगे। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश इसकी प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं आपको हेल्पफुल होंगे हमारे चैनल पे, जो जनरल टेस्ट, डोमेन और इंग्लिश के लिए हेल्पफुल होंगे। चैनल पे बने रहिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू।